बयान की बात आप कर रही है वो धारा 164 के तहत दर्ज हुआ है। उसको इकबालिया बयान मानते हैं। वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसका प्रभाव है। तो ये तो जाता ही है इनके खिलाफ। ऐसा है कि सुचरिता, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग भी पत्रकार हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी इस स्तर के बड़े नेता को सीबीआई या कोई एजेंसी बगैर किसी आधार के 3-3 बार पूछताछ के लिए बुला सकती है? क्या उसके यहाँ इस ढंग से छापा डाल सकती है? ये तो बहुत सामान्य समझ की बात है। और जो कुछ इसमें ईडी ने 2 चार्जशीट दायर किए हैं। अगर उस चार्जशीट को आप पढ़ते हैं, जिस पर कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मैंने दूसरा चार्जशीट भी पढ़ लिया है मजिस्ट्रेट, और इस पर मुकदमा चल सकता है, उसमें बड़े बड़े लोगों के उसने नाम दिए हैं। उसने बताया है कि केजरीवाल से कैसे समीर महेंद्र की विजय नायर ने वीडियो कॉलिंग से बात कराई। उन्होंने कहा कि विजय हमारा बेटा है, इसके साथ आप काम करिए। विजय नायर ने और इनका जो दिनेश अरोड़ा था, कैसे 100 करोड़ रुपया, देखो इसमें छोटे छोटे आदमी नहीं है, वाईएसआर के टीडीपी के सांसद हैं। इसमें चंद्रशेखर राव की बेटी का नाम है, इसके रिश्तेदारों का नाम उस चार्जशीट में है। इतने बड़े बड़े लोगों का नाम चार्जशीट में अगर डाला गया है कि 100 करोड़ की रिश्वत इनसे उनके कंपनियों के माध्यम से लिया गया है, तो यह निराधार नहीं हो सकता है। लेकिन आज आपने शायद मनीष सिसोदिया जी का पत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा है, सिद्धार्थ जी उत्तर देंगे। पूरा जो पत्र है वो गांधी जी से तो जाते हैं प्रेरणा लेने की। गांधी जी, आपके कहने से मैंने शराब नीति बनाई थी, मैं जा रहा हूं, लेकिन पूरे पत्र में गांधी जी का नाम एक जगह नहीं है, केवल अंबेडकर और भगत सिंह का नाम है। कहीं उस पत्र में नाम नहीं है गांधी जी का। दूसरी बात कि भगत सिंह का ये लोग नाम लेता है, क्योंकि शराब पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, जरा प्रिंसिपल की बात होनी चाहिए। भगत सिंह ने असेंबली में बम चलाने के बाद नारा लगाया, अपने को रोके रखा कि पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मैं अपनी बात ले जाऊंगा लोगों के सामने। उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला अंत तक। तो ये जो नाम ले रहे हैं, तीसरी बात जो मैं पहले भी बोला हूं कि उसमें मनीष सिसोदिया जी लिखते हैं कि मैं तो पत्रकार था और मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो है पत्रकारिता छोड़ के चला गया। ये सफेद झूठ है। मैं अवधेश जी, मैं आपकी का सवाल एक बार मैं अनुज जी से भी पूछ लेती हूँ। ये लाइन सुन लो महेश, इसके बाद हम जरा तस्वीर दिखाएंगे कि किसने क्या कहा है। जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार अवधेश जी जो आपने सवाल पूछा, मैं अनुज यात्री जी से पूछूं। अनुज यात्री जी, अवधेश जी कह रहे हैं कि एक बड़ी एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी, अगर उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को बुला रही है फिर से पूछताछ के लिए और बार बार इस पूरे मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, तो बिना तथ्यों के नहीं हो सकता। उन्हें भी पता है वो कहां हाथ डाल रहे हैं। अनुज जी, देखिए सुचाता जी, ये तथ्यों का तो जो है कि दिल्ली के एक छोटे से बच्चे को भी, नासमझ इंसान को भी पता है कि बहुत सारे इसमें तथ्य हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करके आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आकंठ में ये लोग डूबे हुए हैं। लेकिन हमारा ये पूछना है कि 2022 अगस्त में जब सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की थी तो सिसोदिया जी को आरोपी नंबर 1 बताया, लेकिन क्या कारण हुआ है जब चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसमें से नाम इनका हटा देते हैं और अचानक अब 7 महीने बाद फिर से याद आ जाती है इनकी। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये जो सेटिंग का खेल, जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि पहले सेटिंग नहीं हुई तो एफआईआर में नाम दे दिया, कुछ सेटिंग हो गई तो हटा दिया, अब फिर बिगड़ गई तो नाम ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है, हम किसी के साथ नहीं है। हम कहते हैं ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें सरासर 100% भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, आप तो उनकी वकालत कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऑपोजिशन यूनिटी भी जरूरी है सर इस देश में, जो हो नहीं पा रही है। अगर आज आप आम आदमी पार्टी का साथ देंगे तो कल वो आपका साथ दे शायद। सुचारिता जी, मेरे बोलने दीजिए, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। भ्रष्टाचारियों के साथ हमें कोई यूनिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ जुड़े हैं इनके साथ। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई, इनके प्रति नरमी ना बरते। जब सबको मालूम है कि नीति भ्रष्ट थी, या आम आदमी पार्टी की सरकार को भी पता है कि नीति भ्रष्ट थी, तभी इन्होंने नीति वापस ली है। अगर नीति ठीक होती तो धड़ल्ले से चलाते ना। आखिर क्या कारण था कि सारे सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट ठेके खोल दिए? जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, मोहल्ला ठेके खोल दिए जगह जगह। 850 ठेके खोल दिए हैं। 2% से कमीशन बढ़ा के 12% कमीशन कर दिया है। इनके चीफ सेक्रेटरी कहते हैं 144 करोड़ रुपए की जो ये फीस माफी का जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये सब क्या, जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में सामने है तो सीबीआई क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं यही बात